नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, दृष्टि आईएएस के सीयूईटी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे जैसे हम परीक्षा के करीब जाते जा रहे हैं, एक प्रकार से विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि अपनी तैयारी को और मुस्तैदी से वो प्लान करें और अपनी तैयारी को उसी दिशा में कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएं। इसी क्रम में हम आपके सामने कुछ एमसीक्यू के कुछ विशेष प्रश्नों को लेकर के हम आपके सामने आए हैं, जिनके बारे में हम इस क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। ये जो एमसीक्यू प्रश्न रहेंगे, ये प्राथमिक तौर पर आपके पहले चैप्टर खंड 1 के अंदर, जो कि एक दल के प्रभुत्व का दौर, इस चैप्टर के ऊपर निर्धारित जो प्रश्न होंगे, उसके कुछ प्रश्न हम आपसे आज इस लेक्चर के अंदर चर्चा करेंगे। तो चलिए साहब शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहले प्रश्न को जरा ध्यान से जरा पढ़िएगा। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि कोई भी प्रश्न थोड़ा सा सोचिए। अगर आपके पास, क्योंकि आपने इस पूरे पाठ्यक्रम को अच्छे तरीके से पढ़ा है, और जब मैंने कहा इस पूरे पाठ्यक्रम को आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो एक जिम्मेदारी हो जाती है कि आप उस पाठ्यक्रम को गहराई में जा करके पढ़ें। ये जिम्मेदारी हो जाती है कि उस पर आधारित जितने भी सवाल आपकी परीक्षा में उपयोगी हैं, उनको आप गहराई में समझें। तो उसी क्रम में ये पहला सवाल आपके पास है, 1957 में केरल में किस पार्टी ने सरकार बनाई थी? मुझे बताइए कि 1957 में केरल में किस पार्टी ने सरकार बनाई थी। ये आपको अच्छे तरीके से पता है। तो पहली बार देश के अंदर, राज्य के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार बनी थी, जिसमें ईएमएस नंबूदरीपाद राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। मैंने आपको इसके बारे में चर्चा भी करी थी। मैंने आपसे ये भी कहा था कि उस दौरान केरला शिक्षा विधेयक को लेकर के भारी विरोध का सामना उनको करना पड़ा था। उस दौरान आपने अगर समझा होगा तो भूमि सुधार के कुछ विधेयक लेकर के वो आए थे, अध्यादेश लेकर के कुछ आए थे वो, जिसके कारण उस दौरान केरल के अंदर विद्रोह शुरू हो चुका था और केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगाया। हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि इस राष्ट्रपति शासन के लगाने में उस समय भारत के अंदर जो केंद्रीय सत्ताधारी पार्टी थी, उसकी निंदा भी हुई थी। लेकिन अगर हम प्रश्नों के सिलसिले में देखें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि राज्य में एक प्रकार से पहली बार किसी एक ऐसे दल ने, जो कांग्रेस से नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने सरकार बनाई। तो इसका सीधा सवाल आपको पता होगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और मुख्यमंत्री कौन थे? ईएमएस नंबूदरीपाद। इस विषय पर हालांकि हमने आपसे चर्चा करी थी और मुझे लगता है कि आपने इसको सीधे सीधे उत्तर दिया होगा। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि आपने इन प्रश्नों को अगर आप देखते हैं तो कोशिश करा करिए कि इन प्रश्नों के लिए एक अलग सा आप शीट ले लें, कुछ बुनियादी चीज़ें हों, उसको आप अपनी शीट में अंकित करें। इससे क्या होगा, कुछ फैक्चुअल डेटा जो आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जब एग्जाम के करीब आप पहुंचेंगे तो केवल उन फैक्चुअल डेटास को, उन फैक्चुअल जो आपके मुख्य जो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, उनको दोहरा करके आप परीक्षा में कहीं ना कहीं लाभ ले सकते हैं। तो यही एक प्रकार से उद्देश्य होता है। दूसरा सवाल अगर हम देखें इसी क्रम में, भारत में पहले आम चुनाव किस वर्ष में संपन्न हुए थे? अब आपको मैंने बताया कि देश के अंदर जो पहला चैप्टर हमारा फोकस करता है, वो पहला चैप्टर किस बिंदु पर फोकस करता है आपको अच्छी तरीके से पता है। पहला चैप्टर हमारा फोकस करता है भारत के अंदर लोकतंत्र को स्थापित करने में कितनी चुनौतियां आई। चुनाव कराना भारत के अंदर खुद में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्व समझाना खुद में एक बहुत बड़ी चुनौती थी, आपको अच्छे तरीके से पता है। राज्यों के अंदर चुनाव कराने, लोकसभा का चुनाव कराना, साथ में कराना, और खास करके एक ऐसी विचारधारा को देश के अंदर लाना जो बड़े बड़े विकसित देशों में है। क्या भारत ऐसे लोकतांत्रिक चुनाव को करा पाएगा? ये स्वयं में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो प्रिय मित्रों, हमने इसके बारे में चर्चा करी थी, हमने इसके बारे में देखा था, और हमने ये भी कहा था कि भारत किस तरीके से इन लोकतांत्रिक आशाओं में प्रवेश करता है, लोकतांत्रिक सवेरे में प्रवेश करता है,
हमने इसके बारे में भी बातचीत करी थी। तो इस विषय के ऊपर हमने ये आपको जरूर बताया था कि लगभग 2 बार चुनाव को टाला गया था, हम तैयार नहीं थे, और अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक हमने चुनाव करवाए, चुनाव प्रचार प्रसार, उसमें काउंटिंग हुई और एक प्रकार से हमारे देश के अंदर नतीजे आए। तो अगर हम बात करें पहला लोकतांत्रिक चुनाव कब हुआ था, तो आपको अच्छी तरीके से पता है। संपन्न कब हुआ था, तो आपको अच्छी तरीके से पता है। इसका उत्तर 1952 में सही होगा। जो भी विद्यार्थी अभी तक दोनों प्रश्नों के उत्तर सही मार चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आइए आपके सामने तीसरे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूची में सूचीबद्ध निम्नलिखित नेताओं की सूची में पार्टियों के साथ मिलान कीजिए, यानी कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के ये लोग हैं उस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में आपको सीधे सीधे मिलान कर लेना है। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि हमने इन सारे पॉलिटिकल पार्टी की विचारधाराओं को अच्छे से गहराई में पढ़ा है। पहला नाम आपके सामने है, जिसको हम लोग कहते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इनके बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया था। मैंने ये कहा था कश्मीर के अंदर इनकी मृत्यु हुई, और हमने आपसे ये भी कहा था कि ये मुखर विरोध करते थे उस समय की सरकार का, जिसमें सरकार ने कहा था एक देश में 2 विधान, सरकार के लिए इन्होंने कहा था कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। ये आजकल चर्चा में भी हैं। और कश्मीर क्योंकि हमारे देश का एक ऐसा अभिन्न अंग है जो उस समय भी चर्चा में था और आज भी चर्चा में कहीं ना कहीं बना हुआ है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान के मुखर विरोधी, और जब इनकी मृत्यु हुई तो जो राष्ट्रवादी विचारधारा है उस पर कहा जाता है, याद करो जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपको अच्छी तरीके से पता है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक। तो सीधे सीधे आपको इसमें मैच कर देना है, तो पहले का दूसरा हो जाएगा। अगर आप भारतीय जनसंघ के बारे में प्रिय मित्रों बात करें तो उस समय बहुत सारे नेता और थे जो भारतीय जनसंघ की विचारधारा से जुड़े हुए थे। दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मधोक, ऐसे बहुत सारे नेता थे जो इस विचारधारा से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। और इनकी विचारधारा ऐसी थी कि भारत पश्चिमी देशों को एक विकास के मॉडल के रूप में क्यों देखता है। भारत की संस्कृति से ही एक प्रकार से औद्योगिकरण भारत के अंदर आ सकता है। भारत की संस्कृति और व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है, इतनी अच्छी है कि उस पर हम लोग को गर्व करने की जरूरत है। भारत की संस्कृति में ही वो बात है जिस बात को हम अगर अपना लें तो उन बात से आधी से ज्यादा देश की समस्या दूर हो जाएंगी। तो इनकी विचारधारा कुछ ऐसी थी और हमने इनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। फिर आते हैं S.A. डेंगे। आपको पता होगा कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ प्रमुख नेताओं में से एक, जिनका नाम है श्री अमृत डेंगे। आपको अगर मैं इनके बारे में बताऊं तो ये बहुत ही विशेष व्यक्ति हैं। खास करके इनके पार्टी के जो 7 अजय घोष, A.K. गोपालन, E.M.S. नंबूद्रिपाद, ये बड़े नेताओं में से एक हैं। खास करके कम्युनिस्ट पार्टी जिनकी जड़ें, और खास करके अगर कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में बातचीत करें तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि कम्युनिस्ट पार्टी पहले चुनाव में दूसरे नंबर पर आई थी, और इनका प्रभुत्व, इनकी पकड़ कुछ राज्यों में इतनी मजबूत थी कि आगे चल करके हम देखेंगे कि कम्युनिस्ट पार्टी का किस प्रकार से शासन देश के अंदर आता है कुछ कुछ राज्यों में। तो सीधे सीधे आप इसको ले लीजिए, और जहां आपके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आ रही है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, वहां पर इसको आप सीधे सीधे मान लीजिए। अब तीसरे आते हैं मीनू मसानी। अब ये स्वतंत्र पार्टी जो पूंजीवाद का समर्थन करते थे, आपको अच्छी तरीके से पता है। हमने आपसे कहा था कि पूंजीवाद वह मॉडल है जिसको अमेरिका विनिर्दिष्ट कर रहा था, और भारत का जो रुझान था वो गुटनिरपेक्षता की तरफ था। आपको ये भी याद होगा कि झुकाव थोड़ा सा रशिया की तरफ था, सोवियत की तरफ हमारा झुकाव पड़ रहा था। हम सोवियत की तरफ झुकते जा रहे थे, और उस समय स्वतंत्र पार्टी, क्योंकि
कांग्रेस पार्टी ने अपना जो उद्देश्य था उसको समाजवाद घोषित कर दिया था। और ये फ्री मार्केट में बात करते हैं, फ्री मार्केट की बात करते हैं, पूंजीवाद का मुखर समर्थन करते हैं, अर्थव्यवस्था पर सरकार का न्यूनतम कंट्रोल होना चाहिए इसका समर्थन करते हैं। तो इन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया और स्वतंत्र पार्टी आज़ादी के बाद एक प्रकार से स्वचालित रूप से ऑर्गेनाइज होकर के चल रही थी। तो हमने देखा था कि स्वतंत्र पार्टी की गठन कैसे हुआ था। उसमें महत्वपूर्ण लोग जैसे सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी, ऐसे ऐसे लोग। सी राजगोपालाचारी के बारे में मैंने आपको ये भी बताया था कि सी राजगोपालाचारी भारत में पहले व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न दिया गया था। तो ये भी आपको अच्छे तरीके से मालूम है, मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो इनको देख करके आप सीधे स्वतंत्र पार्टी जहां पर होंगे उसको मार लीजिए, यानी कि इसी से आपका सीधे सीधे उत्तर निकल करके आ जाता है। लेकिन लास्ट में अगर हम अशोक मेहता जी के बारे में भी बात करें तो ये समाजवाद से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि समाजवाद से जो विचारधारा थी समाजवादी, उससे बहुत सारे लोग प्रेरित होकर के एक प्रकार से जो कांग्रेस के अंदर से लोग अलग होकर के जो ऐसे तबके जो मुखर समाजवाद, जो ऐसे समाजवाद की परिकल्पना करते थे जो समाजवाद आदर्श व्यवस्था में लाना उस समय की सरकार के लिए बड़ा मुश्किल था। तो ऐसे लोग ने अलग सी पार्टी अपनी बनाई और उस समय की परिस्थिति मैंने आपको शायद बताई भी थी। उस समय की परिस्थितियों में अगर आपको ठीक से याद होगा तो कांग्रेस ने खुद जब अपना उद्देश्य, अपना ऑब्जेक्टिव ये घोषित कर दिया था कि हम खुद एक समाजवादी हैं, तो इनको अच्छी खासी निराशा हुई थी। और यह जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जिसका गठन 1934 में हुआ था, कुछ युवा लोगों ने जिसको फॉर्म किया था, ये अलग से हो गए थे, जिसमें आचार्य नरेंद्र देव, आपके राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, ऐसे व्यक्ति हुआ करते थे जो इस विचारधारा के थे और अलग होकर के कांग्रेस से निकल करके जो एक ऐसी समाजवादी विचारधारा जो समाज के अंदर सामाजिक समानता के तरफ काम करे और वास्तविक समानता की तरफ जो काम करे, ऐसी समाज विचारधारा के रूप में ये लोग जाने जाते थे। तो इनके बीच में जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में गठित हुई थी, विभाजन भी हुआ था उनका, आपको अच्छी तरीके से पता है प्रिय मित्रों। तो इसको देख करके आप सीधे सीधे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के रूप में मार सकते हैं। तो ए का 2 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। तो जरा देखते हैं उस क्रम में। सबसे पहला ए का 2 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, ठीक है। ए का 2, ठीक है, बी का 4, सी का 1 और 3 सी का 1। तो यानी कि इसका उत्तर आपको शायद मिल गया होगा। इसका उत्तर आपको आपके सामने है, इसका उत्तर ए होगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये कठिन प्रश्न था, सरल प्रश्न था, केवल सोचने की जरूरत थी और मुझे लगता है कि आपने इस प्रश्न को हल कर लिया होगा। जिसने सही हल किया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सही ट्रैक पर हैं। आगे चलते हैं साहब। कांग्रेस को अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, छाता संगठन, किसने कहा था? अब देखिए, ये बहुत ही जरूरी बात है क्योंकि ये आपकी परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछ सकता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि आपने कांग्रेस के बारे में पढ़ा है। कांग्रेस एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, एक ऐसा राजनीतिक दल था जो विविध विचारों के नेताओं को लेकर के उनकी आवाज बुलंद करने में यकीन रखता था। एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जो इन बातों में विश्वास रखती थी, खास करके 1970 के पहले, क्योंकि 70 के आसपास तो आपने देखा था कांग्रेस ही कुछ हिस्सों में टूट गई थी। तो 70 के पहले अगर आप इस चीज को देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कांग्रेस उन विचारधाराओं को मान रही थी जिसमें प्रतिद्वंदी की तरह ना देखा जाए, प्रतिद्वंदी उस तरीके से देखा जाना चाहिए जिससे लोकतंत्र कहीं ना कहीं मजबूत हो। आपने देखा होगा कि नेहरू जी ने स्वयं अपने कैबिनेट में विपक्ष के ही कुछ लोगों को शामिल किया था। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कांग्रेस एक छाता संगठन है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी थी जिसने आजादी के आंदोलन में
सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ करके राजनीतिक रूप से भाग लिया था। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कांग्रेस से ही बाकी पार्टियों का लगभग ज़्यादातर पार्टियों का उदय हुआ था। और इस वजह से हमारे पामर साहब ने इस बारे में इस विचारधारा के ऊपर बातचीत करी थी और ये कहा था कि कांग्रेस एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये किसने कहा था? ये पामर ने कहा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है और इस बात को ध्यान में रखना है आप। ठीक है, आखिरी थोड़ा सा और प्रश्न देखते हैं। एक दल के प्रभुत्व के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान से जरा पढ़िएगा प्रश्नों को और थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है इस प्रश्न को। एक दल के प्रभुत्व के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? एक दल का प्रभुत्व मजबूत वैकल्पिक राजनीतिक दलों की अनुपस्थिति में निहित है। बिल्कुल सही बात है। एक दल का, ये तो सही है, गलत पहचानना है हम लोग को। दूसरा स्टेटमेंट है, एक दल के प्रभुत्व का संबंध राष्ट्र के औपनिवेशिक अतीत से है। बिल्कुल सही है ये भी। जब एक दल का प्रभुत्व इसलिए था क्योंकि अतीत में जो उपनिवेशवाद हुआ था देश के अंदर, अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन था, उसमें एक प्रभुत्व दल के रूप में कांग्रेस एज अ पॉलिटिकल पार्टी भाग ले रही थी। तो यह भी स्टेटमेंट सत्य है। लेकिन अगर हम तीसरी स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो एक दल का प्रभुत्व कमजोर जनमत के कारण होता है। क्या ऐसा है? कमजोर जनमत के कारण ही एक दल का प्रभुत्व होता है? बिल्कुल भी नहीं। ये एकदम गलत स्टेटमेंट है। इसका क्यों गलत स्टेटमेंट है? इसका कारण है, अगर आप उस दौरान चुनाव के नतीजों को भी देखेंगे तो हमारे देश में साक्षरता कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। हमने आपसे बातचीत करी थी कितने लोग साक्षर थे। हमने आपसे ये भी बातचीत करी थी कि उस दौरान जो वोटिंग परसेंटेज था देश का, वो लगभग 45 से 50% के बीच में था। और हमने आपको ये भी बताया था कि लोगों के अंदर कितना उत्साह था देश के अंदर चुनाव को करवाने को लेकर के। तो अगर ऐसा कहा जाता है कि एक दल केवल इस आधार पर आया कि जनमत कमजोर था, प्रभुत्व कमजोर था, मतलब जनमत जो था उसमें कमजोर जनमत के कारण आया, तो ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत होगा। तो गलत स्टेटमेंट पहचानना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, 5 प्रश्न हमने देखे, जिसमें हमने आपके सामने पहला प्रश्न देखा, दूसरा प्रश्न देखा और तीसरा प्रश्न देखा हमने आपके सामने। पहला, यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही सरल बन जाता है। फिर हमने आपके सामने दूसरा प्रश्न देखा, 1957 में केरल की किस पार्टी ने सरकार बनाई। तीसरा प्रश्न हमने आपसे विचारधारा के ऊपर देख लिया, यानी कि कौन कौन सी विचारधारा है, राजनीतिक दल कौन कौन से हैं। इस क्रम में आप परीक्षा किस आधार पर आपसे प्रश्न पूछ सकती है, आप भली भांति समझ रहे होंगे प्रिय मित्रों। और जब मैंने कहा कि आप भली भांति समझ रहे होंगे, तो इस बात को आप समझिए कि इन्हीं आधारों पर आपसे परीक्षा में इन्हीं बिंदुओं पर सवाल बन सकते हैं। तो कमर को कस लीजिए और इन्हीं आधार पर सवालों को प्रैक्टिस करते रहिए। अगली बार हम आपसे मिलेंगे और इसी चर्चा को फिर से आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।